तो यार 2 हफ्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1132 आ चुका है। इस चैप्टर को देखने के बाद 2 हफ्तों का इंतजार लिटरली वर्थ इट लग रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ना सिर्फ अल्बाफ के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, साथ ही हमें फ्यूचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट भी दिया गया है। तो इस चैप्टर की पूरी डिटेल मैं तुम्हें दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो सबसे पहले यार अगर बात करें कवर पेज की, तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर कायदो के राज में पहले प्रिजनर्स माइन हुआ करता था, वहाँ फिर से पैलेस ऑफ उडोन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एंड टामा और यामाटो वहाँ पहुँच चुके हैं टू सी दैट कासल। अब कवर स्टोरी में तो सिर्फ इतना ही था, पर असली मसाला है मेन चैप्टर में। तो यार बिना देर किए सीधा चलते हैं चैप्टर की तरफ। लास्ट चैप्टर में हम लूफी और लोकी की कन्वर्सेशन सुन रहे थे, पर इस चैप्टर में उस चीज का नामो निशान नहीं है। तो ये बात तो श्योर है कि वहाँ लूफी और लोकी के बीच में जरूर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है। तो हमें सीधा एल्बाफ का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोलोन नाम का एक बच्चा जायंट्स की शिप को वापस आता देख एक्साइटेड होता है, और यहाँ हमें जायंट्स की शिप का असली नाम भी पता चलता है, जो कि होता है द ग्रेट एरिक। नॉर्स माइथोलॉजी में एरिक गॉड ऑफ थंडर थॉर से रिलेटेड होता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कोलोन सिर्फ जायंट्स के लिए एक्साइटेड नहीं है, बल्कि एक ऐसे पायरेट के लिए एक्साइटेड है जो कि अभी अभी वन ऑफ द 4 एम्परर बना है, और जिसके बारे में उसे खुद उनके बॉस शैंक्स ने बताया था कि भाई इस बंदे को याद रखना। वो सीधा बार से बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाकर जायंट्स को पूछता है कि वो यहाँ बार में रुकने वाले हैं या फिर सीधा ऊपर जाएंगे। ब्रोगी उसे कहता है कि वो सीधा ऊपर जाएंगे। अब ऊपर क्या है ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा। लेकिन ब्रोगी की ये बात सुनकर बार वाली दीदी कोलन को बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स देती है और उसे बैंक्वेट वाली जगह पर जाने के लिए कहती है। वही हम देखते हैं कि अब द ग्रेट एरिक के पास हजरुद्दीन, जो कि लूफी का एक ग्रैंड फ्लीट का कमांडर है, वो भी अपने एक दोस्त के साथ पहुंच जाता है। तभी जायंट्स में से एक बंदा कहता है कि हम नेक्स्ट राइड के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हैं और वो भी रेनबो बना सकते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये लोग रेनबो पर अपनी शिप को ट्रैवल करा सकते। तो दरअसल एल्बाफ के 3 लेवल है, डेड वर्ल्ड, सन वर्ल्ड और दी हेवन वर्ल्ड। डेड वर्ल्ड वही जगह है जहाँ लूफी लोकी से मिला था। अगर हम बात करें सन वर्ल्ड की, तो सन वर्ल्ड वो जगह है जहाँ एल्बाफ के सारे विलेजेस है। और हेवन वर्ल्ड के बारे में इस चैप्टर में हमें कुछ बताया नहीं गया। सो जिस रेनबो का ये लोग यूज करने वाले हैं, वो रेनबो नेचुरली नहीं बनता, उसे डोरी और ब्रोगी मिलकर बनाते हैं। रेनबो तैयार होने के बाद सारे स्ट्रॉ हैट्स उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ब्रूक तो कहता है कि उसने पहली बार किसी रेनबो को इतनी पास से देखा है, और बोनी बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह, जो कि ऑब्वियसली वो है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी डोरी उन्हें बताता है कि भाई ये कोई नॉर्मल रेनबो नहीं है, बल्कि इसे उसने एक स्टोन की मदद से बनाया है, जिसका नाम वो सन स्टोन पेंटर बताता है। जिसे सुनकर फ्रैंकी और जिनबे के तो होश उड़ जाते हैं। वो लोग मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ एक स्टोन की मदद से बनाया जा सकता है, पर एल्बाफ इज अ लैंड ऑफ वंडर एंड यहाँ कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डोरी आज हवाएं बहुत अच्छी चल रही है और ये रेनबो पर ट्रैवल करने का सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि रेनबो का करंट बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है और थोड़ी सी रोइंग से भी वो लोग आराम से एल्बाफ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो लोग शिप को सीधा चढ़ा देते हैं रेनबो पर, जिसे देखकर बोनी कहती है कि ये एक 7 कलर्ड सी की तरह दिख रहा है, जिसे देखकर रॉबिन कहती है कि एल्बाफ इज अ वर्ल्ड ऑफ नेवर एंडिंग चेन ऑफ वंडर्स। तभी कन्वर्सेशन में हेरुद्दीन भी जंप कर देता है और वो कहता है कि हमने स्ट्रॉ हैट्स के लिए स्पेशली एक 12 सिंगे का शिकार किया है। जब ब्रोगी उसे कहता है कि हमें भी भाई 12 सिंगे का मांस खिला दे, तभी हेरुद्दीन कहता है कि नहीं यार, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली लूफी के लिए बनाया हुआ है। वहां से सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, जिसे गोल्डबर्ग और गर्ड 1000 सनी को लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी लूफी कहता है कि भाई इसे कहाँ ले जा रहे हो, ये मेरी शिप है। तभी यदि जायंट गर्ड लूफी को पहचान लेती है और उसे अपने हाथ में लेकर कहती है कि उसे छोटे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, और वो लूफी को क्यूट भी कहती है। वो कहती है कि वो रोडो की तरह नहीं है, और वो लूफी से रोडो के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। गोल्डबर्ग कहता है कि भाई मैं उस रोडो जैसा नहीं हूँ जो लोगों को केज में बंद करता फिरता है, बल्कि मैं तो ह्यूमन से बस दोस्ती करना चाहता हूँ। वो लूफी से कहता है कि भाई लूफी तुम बताओ, तुम अभी जस्ट अंडरवर्ल्ड से आ रहे हो, तुम वहाँ पहुंचे कैसे। तभी लूफी हड़बड़ा जाता है और हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम लोकी और लूफी कन्वर्सेशन फिर से सुनते हैं, जिसमें लोकी कहता है कि हमारी मुलाकात और हमारे बीच में जो बात हुई वो ऊपर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और यार इसीलिए यहाँ मुझे लगता है कि ये बैल बुद्धि लूफी जरूर लोकी से कोई डील करके आया है। अब भले ये छोटा सा पार्ट तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दोनों का कन्वर्सेशन स्टोरी की आगे की टाइमलाइन डिसाइड होने वाली है। एज अगर ये डील लोकी को एल्बाफ से छुड़ाने के बारे में है, तो हम एल्बाफ से सीधा हाचिनोसु पहुंच सकते हैं। खैर ये चीज मैं एक सेपरेट वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। सो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से नामी, सांजी, चॉपर और जोरो रोडो को एक ट्रैप में फंसाकर उसकी बैंड बजा रहे हैं। लेकिन भाई उसॉप को तो बनना है दी वॉरियर ऑफ एल्बाफ, तो भाई उसे तो सभी जायंट से दोस्ती बनाकर रखनी होगी। तो वो यहाँ पॉलिटिकली थोड़ा सा करेक्ट होने के लिए रोडो की साइड ले लेता है।
अब रोडो स्ट्रॉ हैट्स को कुछ बुरा भला बोले इससे पहले ही गर्ड और गोल्डबर्ग लूफी के साथ वहां पहुंचते हैं और ये देते हैं रोड के कान के नीचे, जिससे रोड चारों खाने चित हो जाता है। गर्ड स्ट्रॉ हैट्स को बताती है कि वो हैरुद्दीन की सबऑर्डिनेट्स है। वो उन्हें ग्रीट करती है और उनसे उनके साथ हुए इस बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और साथ ही उसके पास 1000 सनी को देखकर बाकी स्ट्रॉ हैट्स की भी सांस में सांस आती है। गर्ड कहती है कि वो उन सभी को विलेज ऑफ एल्बाफ के लिए क्लाउड के रास्ते से गाइड करेगी, पर हमेशा की तरह लूफी और उसॉप एक्साइटमेंट में आगे भाग जाते हैं। एज ऑलवेज द सिम्प सांजी इज वेरी हैप्पी बिकॉज सांजी को उसकी पसंदीदा सीट मिल चुकी है, जो कि उसके लिए वन पीस से भी ज्यादा बड़ी है। वो अपने आरामदायक गद्दे पर बैठ जाता है एंड नाउ दिस टीम इज ऑल सेट टू गो टू द सन वर्ल्ड। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर सम टाइम जायंट्स वाली टीम रेनबो के रास्ते से और लूफी वाली टीम क्लाउड्स के रास्ते से वहां पहुंच जाते हैं। रॉबिन जहां तक देख पा रही है उसे सिर्फ और सिर्फ एल्बाफ का विलेज दिखाई दे रहा है, तो इतना बड़ा है द विलेज ऑफ एल्बाफ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ओडा सेंसे का अमेजिंग आर्ट वर्क, एल्बाफ का एक मेस्मराइजिंग और ब्यूटीफुल पैनल। लिटरली यार ये इतना सुंदर है कि इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और छोटी से छोटी चीज में इतनी डिटेलिंग देखकर ये समझ में आता है कि भाई कि वन पीस कैसे अलॉन्ग विद द क्वांटिटी क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहा है। एल्बाफ के मेस्मराइजिंग व्यू के साथ हमें दिखाया जाता है सभी स्ट्रॉ हैट्स का रिएक्शन, जब सभी स्ट्रॉ हैट्स बहुत खुश है और उसॉप की तो आंखें भर आई है। और हो भी क्यों ना यार, उनका चैप्टर 129 का एल्बाफ पर जाने का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। जब सारे स्ट्रॉ हैट्स एल्बाफ की मेस्मराइजिंग ब्यूटी में खोए हुए हैं, वही सांजी अपने वन पीस में। अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है लुइस अर्नॉट, जो कि वन पीस का एक एडवेंचरर है और जिसकी बुक्स हमेशा नामी पढ़ती रहती है। उनके कुछ कोट्स, उसमें से 2 कोट्स मैं तुम्हें सुनाता हूँ। लाइक जिसे एडवेंचर करना है उसे एल्बाफ पर जरूर आना चाहिए, और अंत में डू नॉट लिंगर देयर फॉर लॉन्ग, यानी कि एल्बाफ पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। चैप्टर के एंड में हमें फिर से वही मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जो हमें एल्बाफ आर्क के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसकी पैनल इस समय तुम्हारे स्क्रीन पर है। यार अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये चीज मांगा में पढ़कर इतना मजा आ रहा है कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये लोग उसे एनिमेट कैसे करने वाले हैं। खैर एक बात तो पक्की है कि जो भी होगा बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो यार चैप्टर खत्म और फिर से इंतजार शुरू। सो वक्त बिताने के लिए तुम लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हो और राइट वाले आइकन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम मेरे सारे एक्सप्लेनेशन देख पाओ।